ओके जी, आज का अपना जो लेक्चर है सीएनएस का वो है ओपियोइड्स चैप्टर नंबर 31। ओपियोइड्स में सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की, इसके कि ये कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं कि ओपियोइड्स जो ड्रग्स है ना, उनको डिवाइड किया गया है इसके थेराप्यूटिक यूज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं ओपियोइड्स के, चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है कि एनाल्जेसिक इफेक्ट होते हैं, एंटीटसिव इफेक्ट होता है और एंटी डायरियल इफेक्ट होता है ओपियोइड्स का। ये 3 इफेक्ट होते हैं इसके ओपियोइड्स के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ओपियोइड्स के एगोनिस्ट कौन से हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कौन से हैं और एंटागोनिस्ट कौन से हैं। तो जो एगोनिस्ट है ना, वो आगे फर्दर 3 तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना, वो है आपका मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, फेंटानाइल, सुफेंटानाइल और मेप्रिडीन। जो मॉडरेट इफेक्ट होता है जिनका एगोनिस्ट में, वह है कोडीन और ऑक्सीकोडोन। और जिनका वीक इफेक्ट होता है एज अ एगोनिस्ट, वो है प्रोपोक्सीफेन। उसके बाद बात करते हैं जिनका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों वाला इफेक्ट होता है जिनका, उनमें ये आती है आपकी बुप्रेनॉर्फिन, नेल्ब्यूफिन और ब्यूटाफिनोल। एंटागनिस्ट ओपियोइड्स ब्लॉकर वो कौन कौन से हैं, नैलोक्सोन, नैलीट्रैक्सोन और नैल्मीफिन। ये आपको ड्रग्स बड़ी अच्छे से इनको आपको उनके नाम आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इसकी जनरल फार्माकोलॉजी की ओपियोइड्स की, जिनमें क्या है कि जी ऑरली ये वेल अब्सॉर्ब होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका पारेंटली भी दिए जाते हैं। फेंटानाइल की बात करें तो ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में दी जाती है, प्लेसेंटा को भी ये क्रॉस कर देती है अगर फीमेल के अंदर दें जो प्रेगनेंसी वाली हो, प्लेसेंटा क्रॉस करती है और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ये करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओपियोइड्स जो मेटाबोलाइज होते हैं, उनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये बॉडी के अंदर ग्लूक्रोनॉइड के साथ कॉन्जुगेट भी होते हैं। ग्लूक्रोनॉइड के साथ जब ये कॉन्जुगेट होते हैं ना, तब ये क्या क्या बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन जब ग्लूक्रोनाइड के साथ कॉन्जुगेट होती है तो 2 चीज़ें बनाते हैं, मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड और मॉर्फिन 3 ग्लूक्रोनाइड। जो मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड है ना, उसका भी एनाल्जेसिक इफेक्ट ही है, सेम एज जैसे नॉर्मली मॉर्फिन का है। और जो मॉर्फिन 3 ग्लूक्रोनाइड है ना, उसका न्यूरो एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। जो बाकी अब बात करते हैं आगे कोडेन और ऑक्सीकोडोन की, साइटोक्रोम 2D6 मेटाबॉलिज्म होता है, इसका जो एंजाइम होता है वो 2D6 इसको मेटाबोलाइज करता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ की, तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना इसका, फेंटानाइल और सुफेंटानाइल का 1 से 2 आवर है, 6 से 8 आवर होता है। बुप्रेनॉर्फिन का हाफ लाइफ इंक्रीज होती है किन के अंदर, जो लीवर जिनका ख़राब होता है, लीवर डिसफंक्शन वाले पेशेंट, लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर ख़राब होती है, हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म होता है इनका, लीवर मेटाबॉलाइज कर रहा है इसको एंजाइम 2D6 आपके ऊपर पड़ा है। तो क्या होता है कि जब लीवर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होगा तो ये ज़्यादा देर तक इनका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जिनकी सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ है, ये 2 ड्रग्स हैं, इनमें पीछे नहीं बताई गई क्लासिफिकेशन के अंदर आगे लिखी हुई थी, रेमीफेंटानिन और अल्फेंटानिन। ये दोनों ड्रग इनकी बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं ओपियोइड्स की, तो उसमें सबसे पहले ना ओपियोइड्स के रिसेप्टर जान लेंगे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। 3 तरह के रिसेप्टर हैं ओपियोइड्स के, कौन कौन से हैं, जिसके अंदर एक तो म्यू रिसेप्टर है, ठीक है, कापा रिसेप्टर्स हैं और तीसरा रिसेप्टर है आपका डेल्टा रिसेप्टर्स। ठीक है, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर्स। अब जब ओपियोइड्स जो ड्रग्स हैं जब इन रिसेप्टर्स की ऊपर लगती हैं तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, डिफरेंट तरह के एक्शंस या जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना, तो वो डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स हर एक रिसेप्टर का जनरेट होता है, जिसमें जब हम ड्रग्स लगती है आके म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर, तो जो जो उनसे रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं ना म्यू रिसेप्टर के ऊपर लगने से, उनमें से मेनली तो आपका रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, ये आपने याद रखना है। बाकी उसके लिए निमोनिक बनाया हुआ है म्यू केयर्स, म्यू से म्योसिस, यू से यूफोरिया, सी से कॉन्स्टिपेशन, ए से एनल्जीजिया, आर से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ई से एमेसिस और एस से सिडेशन। ये म्यू रिसेप्टर के ऊपर जब म्यू रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी तो ये वाले रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। उसके बाद कापा रिसेप्टर्स, कापा के लिए जो निमोनिक है वो है आपका किस, के से समझ लिया आप कापा है, आई से इनहिबिशन ऑफ एडीएच हार्मोन जो रिलीज होता है उसको रोकता है, एस से सिडेशन और एस से स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद जो डेल्टा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होगी, जब डेल्टा रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो कौन कौन से हैं, डिपेंडेंस हो सकती है और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स के तौर पे भी जब हमने को लेनी होती तो भी ये यूज़ होते हैं। उसके बाद ओपियोइड रिसेप्टर है ना, वो सिर्फ जो इनका
एक्शन ये जो जनरेट हो रहे हैं जितने भी, ये कैसे जनरेट होते हैं? ये जनाब बॉडी के अंदर एंडोजीनियस पेप्टाइड पड़े होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर जाके ये एंडोजीनियस पेप्टाइड्स एक्ट करते हैं, उसके थ्रू ये एक्टिवेशन होती है रिसेप्टर्स की और उसके थ्रू ये रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। तो जो जो उनसे एंडोजीनियस पेप्टाइड्स है ना, इनमें हैं जो 3 तरह के हैं, ये भी आपने नाम याद रखने हैं और कौन कौन सा किसके लिए स्पेसिफिक है ये तो आपने याद रखना है। इसमें सबसे पहले है एंडोर्फिन एंडोजीनियस पेप्टाइड है जो कि म्यू रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। इनकेफ्लॉन है जो डेल्टा रिसेप्टर के लिए है और डायनॉर्फिन है जो कापा रिसेप्टर के लिए। तो ये आपने एंडोजीनियस पेप्टाइड याद रखने के एंडोजीनियस पेप्टाइड जाके ओपियोइड रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करवाते हैं। रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है? एक तो हमने ये पढ़ लिया ना कि ऊपर कि जी एंडोजीनियस पेप्टाइड्स इसकी एक्टिवेशन करवा रहे हैं रिसेप्टर की। इधर भी यही बात है कि रिसेप्टर का मैकेनिज्म ये है कि ओपियोइड्स जो है ना वो इनहिबिट करते हैं साइनेप्टिक एक्टिविटी को। ये बात याद रख लें कि किसको इनहिबिट करते हैं? सिनेप्टिक एक्टिविटी को ओपियोइड्स इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? या तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट एक्टिवेशन हो जाएगी रिसेप्टर्स की, यानी कि ओपियोइड्स ड्रग्स ऊपर आके लगेंगी और रिसेप्टर डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएंगे और सिनेप्टिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। और दूसरा है थ्रू द रिलीज ऑफ एंडोजीनियस ओपियोइड्स पेप्टाइड्स, जो हमने ऊपर बात कर ली। ठीक हो गया जी, दो तरह से हो गया, एक डायरेक्ट ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेशन हो रही है, दूसरी एंडोजीनियस पेप्टाइड्स के थ्रू जिसकी वजह से इनहिबिट हो रही है सिनेप्टिक एक्टिविटी। उसके बाद बात करते हैं रिसेप्टर्स और क्या करते हैं। ये जो तीनों रिसेप्टर होते हैं ना, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं तो जो जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेशन उसके बाद होती है फास्फोलाइपेज सी की। ठीक है, जब फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा इसका मतलब कि एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं हो रहा है, एडिनाइल साइक्लेज अपना इनहिबिट हो रहा है, वो वाले रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होंगे, लेकिन फास्फोलाइपेज सी जब एक्टिवेट हो रहा है तो वो वाले रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। अब ये प्री साइनेप्टिकली क्या होता है और पोस्ट साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जब ये प्री साइनेप्टिकली जो ओपियोइड्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये डिक्रीज करवा देते हैं कैल्शियम का इन्फ्लक्स। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम होगा प्री साइनेप्टिकली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होंगे, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं हो रही, कैल्शियम ने क्या करवानी होती है? एक्टिवेशन करवानी होती है। तो जब कैल्शियम अंदर नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आपके जो रिलीज होने होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद आगे जाके मेम्ब्रेन के ऊपर लग के जहाँ पे रिसेप्टर पड़े होते हैं अटैच होकर रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। तो जब कैल्शियम ही कम होगा तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वही कम रिलीज होंगे, तो इसका मतलब है कि सिनेप्टिक एक्टिविटी कम होगी अपनी। एक तो ये बात होगी कि सिनेप्टिक एक्टिविटी कैसे कम हुई, इसकी वजह से प्री सिनेप्टिकली इस तरह डिक्रीज इनफ्लक्स कैल्शियम की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर कम रिलीज हुए और वो सिनेप्टिक एक्टिविटी कम हो गई, इनहिबिट होगी। सनेप जो से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज जो नहीं होते हैं उनमें से कुछ के नाम ये हैं कि जी प्री साइनेप्टिक एक्शन रिजल्ट इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ मल्टीपल न्यूरो ट्रांसमीटर, जो जो से ट्रांसमीटर कम रिलीज होते हैं उनमें से कौन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन है, नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी। ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो कि जिन्होंने एक्टिवेशन करवानी होती है, जो कि जब ये रिलीज नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्री सिनेप्टिक जो आपकी प्री सिनेप्टिकली इन्फ्लक्स की वजह से, कैल्शियम के कम इन्फ्लक्स की वजह से आपका जो रिस्पॉन्स है सिनेप्टिक एक्टिविटी का वो इनहिबिट हो गया। दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट। पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है पोटेशियम की कंडक्शन। जब पोटेशियम की कंडक्शन इंक्रीज़ होती है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वो जो सेल्स हैं उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो रहा है, यानी हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि उसको भी जो होता है एक्शन पोटेंशियल अचीव करने के लिए ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, हाई जो हो रहा होता है कि एक्शन पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है ताकि वो नेगेटिवली चार्ज खत्म करके ऊपर की तरफ आए। ठीक है, जब ये अंदर पोटेशियम ज़्यादा चला जाएगा तो इसका मतलब हाइपर पोलराइजेशन होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो भी जल्दी से जो एक्शन पोटेंशियल है वो अचीव नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी सिनेप्टिक एक्टिविटी है वो भी एक तरह से इनहिबिट हो रही है। ये इसका हो गया जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात। रिमूव रिसेप्टर्स, कापा रिसेप्टर्स और डेल्टा रिसेप्टर, दो तरह से, प्री साइनेप्टिकली और पोस्ट साइनेप्टिकली और एंडोजीनियस पेप्टाइड्स के थ्रू। ठीक है, ये 3 बातें होगी। उसके बाद बात करते हैं हम इनके जो होता है ना इफ़ेक्ट्स की। जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स के लिए, एक्यूट इफ़ेक्ट्स के लिए निमोनिक बनाया गया है बैड अमेरिकन्स। याद रखने हैं आपने, बैड अमेरिकन जिसके लिए निमोनिक है, बी से ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ए से इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है, डी से आप डी को एक दफ़ा छोड़ दें, डी से कुछ भी नहीं बन रहा तो इसलिए इसको मिस करा दें। ठीक हो गया, ए को भी मिस करा दें। आगे हैं एम से मियोसिस करवा रहा है, ई से यूफोरिया, आर से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, अमेरिकन है ना, आर आई
उसके बाद आई से क्या आ रहा है, आई से आ रहा है आपका जनाब साहब स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज करवा रहा है, कॉन्स्टिपेशन, एंटीटसिफेक्शन, नोजिया और सिडेशन। ये इसके एक्यूट इफेक्ट्स हैं, इन्हीं की डिटेल आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ।